से स्प्रेड द सीएस। इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इनकम टैक्स को। ये जो फर्स्ट वीडियो है लेक्चर 1 है आपका, जहाँ पे इंट्रोडक्शन देखेंगे, कुछ बेसिक डेफिनेशंस को देखेंगे और इनकम टैक्स एक्ट 1961 का भी इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, ये जो एक्ट बना है 1961 में उसको। तो इनकम टैक्स एक्ट है आपका, क्वेश्चन एमसीक्यूज में कैसे बन सकते हैं कि इनकम टैक्स एक्ट कब बना था, तो 1961 में। कब से लागू हुआ था, तो 1962 में। इसका रीज़न भी एक तरीके से आप समझ सकते हैं, जैसे 1961 में बना, टैक्स कब लगाया जाता है, वही मार्च और अप्रैल के टाइम पे, कि मार्च तक में जो भी आपने इनकम कमाई है वो अप्रैल में आप टैक्स देंगे उस पर, जो पिछले साल आपने सारी इनकम अर्न की है। तो अगर 1961 में स्टार्ट हुआ है वो इनकम जनरेट करना स्टार्ट किए होंगे, तो जैसे ही 1 अप्रैल 1962 आया वैसे ही लोगों के ऊपर टैक्स लगना स्टार्ट हो गया है। इस तरीके से भी आप याद कर सकते हैं। भारत में आयकर की उगाही, मतलब इसको बनाया कब गया था, तो ये है आपका 1961। इसके पुराने एक्ट भी थे जिसमें क्या था कि जैसे जो जमींदार वगैरह थे, राजा महाराजा थे। इसी वीडियो में हम लोग एक टोडरमल की जो टैक्सेशन पॉलिसी थी वो भी देखेंगे, तो आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा कि इस एक्ट के पहले भी कुछ थे जहाँ पे टैक्स लगता था, लेकिन इस तरीके से प्रॉपर टैक्स बनना 1961 में स्टार्ट किया गया था भारत के लिए। और ये जो एक्ट है वो पूरे भारत में लगता है। पहले था कि जैसे कुछ एक्ट आप पढ़ते होंगे तो जहाँ पे लिखता होगा एक्सक्लूडिंग J&K, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ करके बाकी जगह पे लग रहा है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 पूरे भारत में लगता है और ये 1 अप्रैल 1962 को लागू हुआ था। इस अधिनियम में टोटल कितनी धाराएं हैं, 298, और कितने स्केड्यूल्स हैं, कितनी अनुसूचियां हैं, तो ये है आपका 14। आई होप आपको इंट्रोडक्शन इतना समझ में आ गया हो। यहाँ पे डेफिनेशंस हम लोग देख लेते हैं। जैसे अगर बात करें इनकम टैक्स की, तो इनकम के ऊपर जो भी टैक्स लगता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, इनकम टैक्स कहते हैं। अब कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो इनकम टैक्स के अंतर्गत उनकी इनकम को इंक्लूड किया जाएगा, इनकम टैक्स उन्हें कहता है पर्सन। और जो लोग टैक्स देने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं उन्हें वो कहता है एसएससी। तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि पर्सन कौन है इनकम टैक्स के नज़र में, तो वही चीज़ हम लोग देखेंगे। द टर्म पर्सन इंक्लूड्स द फॉलोइंग 7 कैटेगरीज, यानी कि कुल मिलाकर के 7 कैटेगरीज हैं जिनमें पर्सन आते हैं। सबसे पहले है एक व्यक्ति, जैसे मैं हूँ, आप हैं, तो वो एन इंडिविजुअल क्या हो जाएगा, पर्सन की कैटेगरी में आएगा। दूसरा, जब आप बीकॉम फर्स्ट ईयर में रहे होंगे तो आप पढ़े होंगे HUF के बारे में, हिंदू अविभाजित परिवार। इसके बारे में भी थोड़ा बहुत डिटेल में मैं बताऊंगी बाद की वीडियोस में। एक कंपनी, कोई भी फर्म है, पार्टनरशिप फर्म है, तो वो एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन और अ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, व्यक्तियों का संघ या व्यक्तियों का निकाय, चाहे वो निगमित हो या ना हो। अब 2 वर्ड्स हैं इसमें, AOP और BOI, दोनों के बारे में समझ लेते हैं। AOP और इधर लिखते हैं BOI, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, यानी कि व्यक्तियों का समूह है। तो यानी कि जो भी नेचुरल पर्सन का, जो नेचुरल पर्सन होते हैं, जैसे आप हैं, हम हैं, मिल करके एक समूह बनाएं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल कहते हैं। दूसरी तरफ अगर हम लोग AOP की बात करें, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, अभी आप लोग पर्सन की डेफिनेशन पढ़ रहे हैं जिसमें आपको पता है कि कंपनी भी होती है, फर्म भी होती है, HUF भी होता है, इंडिविजुअल भी होता है। तो अगर पर्सन मिलकर के एक संघ बनाते हैं, एक ग्रुप बनाते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं एसोसिएशन ऑफ पर्सन। इसमें आर्टिफिशियल प्लस नेचुरल दोनों हो सकते हैं, या फिर सिर्फ आर्टिफिशियल हो सकता है। लेकिन जब सिर्फ और सिर्फ नेचुरल पर्सन होगा, जहाँ पे सिर्फ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल की बात होगी, एक व्यक्ति की ही बात होगी, तो उसे हम लोग कहते हैं BOI। और जैसे ही उसमें कुछ और भी लोग जुड़ गए, चाहे वो कंपनी जुड़ गए, चाहे वो फर्म जुड़ गई, HUF जुड़ गई, या फिर BOI आकर के जुड़ गई है, कोई पार्टनरशिप फर्म आकर जुड़ गई है, तो उसे तुरंत हम लोग AOP कह देते हैं। ये पहले जब मैं पढ़ी थी बीकॉम फर्स्ट ईयर में, मुझे समझ में नहीं आया था कि क्यों इसको हम लोग AOP कहते हैं, इसको BOI कहते हैं, दोनों का मतलब तो समूह ही है। बाद में समझ में आया, जब खुद से थोड़ा सा उसको एनालाइज किया, उसको पढ़ा, तब समझ में आया कि इंडिविजुअल मतलब व्यक्ति है, ये जो नेचुरल पर्सन है। लेकिन जब एसोसिएशन ऑफ पर्सनस की बात करेंगे, तो जब हम लोग पर्सनस की बात करते हैं तो ये कहता है इन 7 का ग्रुप। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया हो। फिर है इसी में अ लोकल अथॉरिटी, एक स्थानीय प्राधिकरण, यानी कि जैसे म्यूनसिपल पार्टीज़ वगैरह के बारे में आप सुने होंगे, जो म्यूनसिपैलिटीज़ होती हैं, या फिर जो
पंचायत हो गया, जो लोकल अथॉरिटी है उन वो हो सकते हैं एवरी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन नॉट फॉलिंग विद इन एनी ऑफ द प्रिसीडिंग सब क्लासेस, यानी कि जो भी हम लोग ऊपर पढ़े हैं उनको छोड़ करके अगर कोई भी और व्यक्ति है जो आर्टिफिशियल जुडिशियल है, उसको भी हम लोग क्या करते हैं, पर्सन के ही कैटेगरी में रखते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है कि एक यूनिवर्सिटी, कोई भी विश्वविद्यालय है, वो क्या है, एक व्यक्ति के जैसे ट्रीट किया जाएगा, किसके अंतर्गत, इनकम टैक्स अथॉरिटी के अंतर्गत। वैसे ही क्या होता है, जो मंदिर होता है वो भी ट्रीट किया जाता है आपका आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन के तहत, यानी कि वो भी व्यक्ति हैं, भले वो कृत्रिम हैं। जैसे कंपनी लॉ आप डेफिनेशन पढ़े होंगे कि कंपनी क्या होता है, कंपनी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल, जहाँ पे उसको पर्सन का दर्जा मिलता है, उस कंपनी को पर्सन का दर्जा मिलता है, लेकिन कौन से पर्सन का, आर्टिफिशियल पर्सन का। वैसे ही यहाँ पे जो भी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है जो ऊपर नहीं इंक्लूड किए गए हैं, वो सारे के सारे किस में आ जा रहे हैं, नेक्स्ट पॉइंट में आ रहे हैं। यानी कि इंडिया में जितने भी लोग हैं वो सब के सब पर्सन माने जाते हैं इनकम टैक्स के नज़र में। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया हो। एज पर एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 231, पर्सन की डेफिनेशन दी हुई है सेक्शन 2 सब सेक्शन 31 में। NAOP, BOI, लोकल अथॉरिटी और एनी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन shall be deemed to a person irrespective of whether they were formed or established with the purpose of earning or deriving profit or not। यानी कि जो धारा 2 उपधारा 31 है वो स्पष्ट रूप से कहती है, चाहे वो व्यक्तियों का संघ हो, व्यक्तियों का समूह हो, कोई स्थानीय प्राधिकरण हो, कोई भी कृत्रिम व्यक्ति हो जो कि बनाया गया है, भले वो लाभ कमाना है उनका उद्देश्य, लाभ कमाना उद्देश्य नहीं है, वो गलती से ही स्थापित किए जा चुके हैं, वो सब के सब पर्सन की कैटेगरी में आते हैं। अगर आपको पर्सन की डेफिनेशन पूछता है तो प्रॉपर 231 की धारा लिख करके आपको ये सारे पॉइंट्स लिखने होंगे और लास्ट में आपको ये पॉइंट ऐड करना पड़ेगा। आई होप आपको समझ में आ गया हो। नेक्स्ट है असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर को किस में डिफाइन किया गया है, धारा 2 उपधारा 9 में। इसको हम लोग कहते हैं निर्धारण वर्ष। जैसे कोई भी पर्सन है वो इनकम अर्न करता है, मान लेते हैं अभी कौन सा ईयर चल रहा है 2023, लेकिन अगर हम लोग लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं 2022-23। ये जो 2022-23 है, ये अगर हम लोग मान ले असेसमेंट ईयर, यानी कि यहाँ पे हम लोग इनकम को कैलकुलेट करेंगे। इसके पीछे क्या बीता है अभी 2021-22, इसके पीछे कौन सा ईयर बीता है 2021-22, जिसको हम लोग कहते हैं प्रीवियस ईयर। जब हम लोग वीडियो को स्टार्ट किए तभी मैंने आपको बताया है कि एक साल वो व्यक्ति पूरा क्या करेगा, अर्निंग करेगा, उसके नेक्स्ट ईयर में उसके इनकम जो भी है उसको कैलकुलेट किया जाएगा। तो ये जो 2022-23 है इसको हम लोग बोलेंगे असेसमेंट ईयर, जहाँ पे उसके कर का निर्धारण होगा, जितना भी उसने आय कमाया था प्रीवियस ईयर में उसको कैलकुलेट किया जाएगा। तो जिस साल के लिए कैलकुलेट किया जाता है उसे हम लोग कहते हैं प्रीवियस ईयर, और जिस साल में कर को दिया जाता है, चाहे कर का निर्धारण किया जाता है, उसे हम लोग कहते हैं निर्धारण वर्ष। वही आपके डेफिनेशन में दिया है। असेसमेंट ईयर मीन्स अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स कमेंसिंग ऑन द 1 अप्रैल एवरी ईयर। हर साल 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं असेसमेंट ईयर, जो कि होता है कितने महीने का, 12 महीने का। The total income earned by the assessee during the previous year shall be chargeable to the tax in the next year, which is termed as the assessment year। जिस साल उसने अर्निंग की है, अभी तो उसको पता नहीं है कि 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक वो कितना कमाएगा, आखिरी दिन तक वो पता नहीं कितना कमाएगा। अब तुरंत क्या आ गया, 1 अप्रैल आ गया, तो ये माना जाता है कि जो पिछला 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक था वो उसके लिए कमाने का ईयर है। तो जो कमाने का ईयर है उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रीवियस ईयर कहेंगे। और जहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे कैलकुलेशन करना उसको हम लोग क्या कहेंगे, असेसमेंट ईयर। AY करके लिखते हैं और प्रीवियस ईयर को PY करके लिखते हैं। अब दिमाग में ऐसे भी चल रहा होगा, अगर मान लीजिए 2021 है, 23 है, 22 है और 23 है, ये हो गया प्रीवियस ईयर, ये हो गया असेसमेंट ईयर। अब अगर यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं इनकम टैक्स को, तो क्या जो इसमें कमाएंगे हम लोग वो हमारे टैक्सेशन में नहीं आएगा, वो भी आएगा। अब जैसे ही हमारा क्या हो गया 2023,
2024 की बात आ गई, ये क्या बन जाएगा, असेसमेंट ईयर बन जाएगा। और जैसे ही ये असेसमेंट ईयर बना, ये क्या बन जाएगा, प्रीवियस ईयर बना। थोड़ा सा दिमाग लगा करके बस उसको सोचिएगा कि वो प्रैक्टिकली कैसे चलता होगा कि हम लोग 2020-21 में कमाए, 22 में कमाए, वो कहाँ पे एसेस किया जाएगा, उसका निर्धारण कहाँ पे होगा, 2022-23 में। ये क्या बन जाएगा, प्रीवियस ईयर बन जाएगा। जैसे ही वहाँ से उठ करके हम लोग 2022-23 में आए, वैसे ये क्या बन जाएगा, असेसमेंट ईयर। किसके लिए, ये जो 2022-23 था उसके लिए। चाहे तो आप कॉपी पे नोट डाउन करके उसको अच्छे से समझ लीजिएगा, एक बार लिख करके देखेंगे तब समझ में आएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में मुझे नहीं समझ में आता था, अगर ऑनेस्टली बोलूँ तो मुझे नहीं समझ में आता था कि असेसमेंट ईयर क्यों है, मतलब प्रैक्टिकली नहीं रिलेट कर पाते थे। इसलिए जब आप प्रैक्टिकली किसी चीज़ को रिलेट करते तभी समझ में आता है। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिख रखा है। फॉर एग्जाम्पल, फॉर द प्रीवियस ईयर 2022-23 द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर शैल बी 23-24। यानी कि जो हमारा प्रीवियस ईयर अभी का बीतेगा 2022-23 का, उसके लिए असेसमेंट ईयर क्या हो जाएगा, 2023-24 का। और 2023-24 के लिए असेसमेंट ईयर क्या हो जाएगा, 24-25 हो जाएगा। ये सीक्वेंस हमेशा चलता रहता है। आई होप आपको समझ में आ गया हो। अब आते हैं प्रीवियस ईयर क्या होता है। प्रीवियस ईयर क्या होता है, जिसके लिए हम लोग टैक्स कैलकुलेट करते हैं उसे हम लोग प्रीवियस ईयर कहते हैं। ये डेफिनेशन दिया हुआ है धारा 3 में। द ईयर इन विच इनकम इज अर्निंग, वह साल जहाँ पे आय को अर्जित किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रीवियस ईयर कहते हैं। या फिर दूसरा डेफिनेशन क्या है, द फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर, यानी कि असेसमेंट ईयर के जस्ट पहले जो भी साल है उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रीवियस ईयर कहते हैं। ये डेफिनेशन आपका दिया हुआ है धारा 3 के अंतर्गत। This means that the tax is levied on the income in the year in which it is earned, referred as previous year। इसका मतलब यह है कि कर उस वर्ष की आय पर लगाया जाता है जिसमें इसे अर्जित किया गया है। उस वर्ष को हम लोग क्या कहते हैं, पिछला वर्ष कहते हैं, या जो प्रीवियस ईयर है उसे हम लोग कहते हैं। All SSCs are required to follow a uniform previous year, that is the financial year starting from the 1st April and ending on 31st March। जब हम लोग अकाउंटिंग की बात करते हैं तो ये आपका 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च हो सकता है, 1 जैन से लेकर के 31 दिसंबर हो सकता है, या फिर 1 जून से लेकर के आपका ये जा सकता है, 1 जुलाई से लेकर के ये जा सकता है 30 जून तक, ये हो सकता है आपका, जब हम लोग अकाउंटिंग की बात करते हैं। लेकिन जब भी इनकम टैक्स की बात आएगी और उसमें अगर क्वेश्चन पूछता है कि फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट होता है, तो हमेशा आपका 1 अप्रैल से ही स्टार्ट होगा। अगर अकाउंटिंग में कभी कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि आरबीआई का कब से शुरू होता है, तो उनका 1 जुलाई से स्टार्ट होता है, 1 जुलाई से लेकर के 30 जून तक। जो भी अकाउंटिंग के टर्म्स हैं वहाँ पर लोग कोशिश करते हैं कि 1 अप्रैल वाले को ही फॉलो करें। इसलिए फॉलो करें क्योंकि यहाँ पर जो इनकम टैक्स अथॉरिटी है वो आपके इन सब डेट्स को नहीं मानती है। वो मान के चलती है कि 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च ही हमारा फाइनेंशियल ईयर है, इसके लिए हम आपका टैक्स कैलकुलेशन करेंगे, यही हमारे लिए प्रीवियस ईयर है, यही हमारे लिए असेसमेंट ईयर है। आई होप आपको समझ में आ गया हो। जितने भी निर्धारित हैं वो सब के सब मान के चलते हैं कि हमारा पिछला वर्ष 1 अप्रैल से ही शुरू होगा और 31 मार्च को समाप्त होगा। आई थिंक आपको समझ में आ रहा हो। जहाँ पे डाउट होगा आप कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट है एसएससी। पर्सन हम लोग पढ़ लिए हैं कि पर्सन क्या होता है। 7 कैटेगरीज हैं, कोई भी इंडिविजुअल हो गया, कंपनी हो गई, फर्म हो गया, सब कुछ जो भी इंक्लूड होता है वो सारे के सारे किस में आ गए, पर्सन में आ गए। एसएससी मतलब क्या होता है कि वह व्यक्ति जो इनकम टैक्स देने के लिए लाइबल है, चाहे जो एलिजिबिलिटी पार कर देता है। एसएससी मीन्स अ पर्सन बाय हुम एनी टैक्स और एनी अदर सम ऑफ मनी इज पेबल अंडर दिस एक्ट। यानी कि दिस एक्ट मतलब क्या है कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंतर्गत कोई भी टैक्स है, कोई भी अदर तरीके का अमाउंट है, वो सारे के सारे अगर वो पेबल के लिए लाइबल है, पेबल है उसके लिए, तो वो क्या कहलाएगा, एसएससी कहलाएगा, यानी कि निर्धारिती कहलाएगा। निर्धारिती का अर्थ है वह व्यक्ति जिसके द्वारा इस अधिनियम के तहत कोई कर या कोई भी अन्य राशि देय है। अब इसमें क्या क्या सम्मिलित हो सकता है, एवरी पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ हुम एनी प्रीसीडिंग अंडर दिस एक्ट हैज़ बीन टेकन फॉर द असेसमेंट ऑफ हिज इनकम। यानी कि वह व्यक्ति जिसके संबंध में इस अधिनियम के तहत उसकी आय के आकलन के लिए कोई भी कार्यवाही की जा रही है, यानी कि कोई भी ऐसा पर्सन है जिसके टैक्स का कैलकुलेशन किया जा रहा है, असेसमेंट किया जा रहा है, उसे हम लोग बोलेंगे एसएससी। Every person who is deemed to be an SSC under any provision of this act, यानी कि कोई भी ऐसा व्यक्ति
जो इनकम टैक्स एक्ट है उसके अंतर्गत माना गया है कि वो एसएससी है। समटाइम्स अ पर्सन बिकम्स एसेसिबल इन रेस्पेक्ट ऑफ द इनकम ऑफ सम अदर पर्सन्स, इन सच केस ऑल्सो ही इज़ कंसिडर्ड एज एन एसएससी। यानी कि कोई भी ऐसा पर्सन है, कभी कभी ऐसा होता है कि मान लीजिए मेरी इनकम उतनी नहीं है कि मेरे टैक्स का कैलकुलेशन हो, लेकिन हो सकता है कि किसी और की वजह से मेरे इनकम की कैलकुलेशन हो रही हो, या फिर मुझे लाइबल बना दिया गया हो कि टैक्स देना है, तो मैं भी क्या मानी जाऊंगी, एसएससी मानी जाऊंगी। जैसे क्या होता है कि कोई भी मृतक व्यक्ति है उसका कानूनी प्रतिनिधि, कोई भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव क्या होता है, वकील हो गए, चाहे जो लिक्विडेटर होते हैं वो सब क्या होते हैं, अपनी इनकम के लिए नहीं लेकिन किसी और पर्सन के इनकम के लिए वो क्या बन जाते हैं, एसएससी बन जाते हैं। तो सिंपल सी डेफिनेशन अब क्या याद करेंगे, जिस भी पर्सन के लिए इनकम की गणना की जा रही है, आय की गणना की जा रही है, उसके ऊपर लाइबिलिटी है कि आपको टैक्स अथॉरिटी को टैक्स पेमेंट करना है, वो क्या कहलाएंगे, एसएससी कहलाएंगे। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया हो। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इनकम को, यानी कि आय। ये बताया गया है धारा 2 उपधारा 24। इसमें बोला गया है कि कोई भी प्रॉफिट होता है, कोई भी डिविडेंड होता है, या फिर कोई भी वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन होता है किसी भी ट्रस्ट को, यानी कि कोई भी ट्रस्ट है जिसको स्वैच्छिक योगदान मिलते हैं, उन सबको हम लोग इनकम के अंतर्गत रखते हैं। जब हम लोग आप प्रैक्टिकली पढ़ेंगे इन सब चीज़ों को तो वहाँ पर आप देखेंगे कि आपके पास इनकम को कैलकुलेट करने के लिए 5 हेड्स हैं। एक सैलरी है, दूसरा है हाउस प्रॉपर्टी, तीसरा है आपका कैपिटल गेन, चौथा है बिजनेस प्रोफेशन, और सबसे लास्ट में होता है अदर सोर्सेज। यानी कि कोई भी पर्सन ऐसा है जो कहीं जॉब कर रहा है, उसको सैलरी मिल रही है, वहाँ से जो भी पैसा उसको मिला इनकम का पार्ट हो जाएगा। हाउस प्रॉपर्टी, जैसे आपके पास 2 प्रॉपर्टी है घर रहने के लिए, आपने एक रेंट पे उठा रखा है, तो वहाँ से जो भी पैसा मिलेगा वो भी किसका पार्ट हो जाएगा, इनकम के लिए। कैपिटल गेन, यानी कि कोई भी पूंजी संपत्ति है, कोई भी ऐसी संपत्ति है, बिल्डिंग है, बिल्डिंग को बेच करके जो भी पैसा आपको मिलेगा वो क्या है, एक तरीके का पूंजीगत लाभ है, तो वो भी किसका पार्ट हो जाएगा, इनकम का। बिजनेस एंड प्रोफेशन, जैसे जो कंपनी हो गई, चाहे जो पार्टनरशिप फर्म्स हो गए, चाहे आपका जॉइंट जो वेंचर्स होते हैं, कोई भी प्रॉफिट गेन हो गया बिजनेस एंड प्रोफेशन से, जहाँ पे आपका काम है कोई सर्विस प्रोवाइड करना, कोई प्रोडक्ट प्रोवाइड करना, आप किसी के अंडर काम नहीं कर रहे हैं, आपके अंडर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, तो वो क्या है, आपका इनकम का स्रोत माना जाएगा। और सबसे लास्ट में आता है अदर सोर्सेज। अदर सोर्सेज में मतलब क्या है कि मान लीजिए गैम्बलिंग कर रहे हैं, मतलब सट्टा जुआ लगा रहे हैं, वो सब इन चारों का पार्ट तो है नहीं, वो किस में आ जाएगा, अदर सोर्सेज। यानी कि इनकम टैक्स ने किसी भी पार्ट को छोड़ा नहीं है, आप जहाँ से भी इनकम कमाइए वो सब का सब किसका पार्ट है, आय का स्रोत है। आई होप आपको समझ में आ गया हो। इनकम को बताया गया इसमें, और सबसे लास्ट में ये एक पॉइंट को इंक्लूड किया गया है आपके सिलेबस में, तो इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता देती हूँ। अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं डिटेल में और भी अच्छे तरीके से, तो आप विकीपीडिया पे जाइएगा और टैक्सेशन पॉलिसी ऑफ राजा टोडरमल डालिएगा, उसको आप सर्च करके एक बार पढ़ सकते हैं। एक बार पढ़ेंगे तो थोड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा, पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे मैंने पॉइंट्स में इसको लिख दिया है, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं मैंने बस उसी को इंक्लूड किया है, क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा पढ़ने का मुझे कुछ फ़ायदा नहीं दिख रहा था, इसलिए। राजा टोडरमल वॉज द फिनांस मिनिस्टर ऑफ द मुगल एम्पायर ड्यूरिंग द एम्पायर ऑफ अकबर्स रिजाइन। मतलब जो राजा टोडरमल थे वो सम्राट अकबर के शासनकाल के दौरान मुगल साम्राज्य के वित्त मंत्री थे। अब क्वेश्चन आपके एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे हैं कि वो क्या थे, या फिर क्वेश्चन आपका ये हो सकता है किसके शासनकाल में थे, तो वित्त मंत्री थे। दूसरी बात क्या है कि जो सम्राट अकबर थे उनके शासनकाल में मुगल साम्राज्य के वित्त मंत्री थे। पहला पॉइंट। क्वेश्चन आपका इस तरीके से पूछ सकता है कि फिनांस मिनिस्टर की जगह आपका दे सकता है कि मुशर्रिफ ए दीवान। क्वेश्चन में आपके दिया हुआ, आप समझ ही नहीं पाएंगे तो मुशर्रिफ ए दीवान भी याद कर लीजिएगा। पता नहीं इतना सर्च करके कोई बनाएगा कि नहीं बनाएगा, लेकिन मैंने इसको इंक्लूड कर दिया है, थोड़ा सा और ज्ञान रहेगा तो कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है, ही वॉज ऑल्सो द वकील उस सुल्तानेट, यानी कि काउंसलर ऑफ द एम्पायर एंड जॉइंट वजीर, यानी कि वो साम्राज्य का परामर्शदाता और संयुक्त वजीर भी थे। और उनके अंदर क्या था कि 400 मनसबदार काम करते थे। ये उनसे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स थे। ही वॉज ऑल्सो नवरत्न, यानी कि जो अकबर के दरबार थे, आपने नवरत्न सुना होगा कि बीरबल थे, वैसे ही वो भी एक पार्ट थे। जो नवरत्न थे उसका एक पार्ट राजा टोडरमल भी थे। अंडर टोडरमल देयर वर 15 अदर दीवान्स नॉमिनेटेड फॉर 15 सूबाज ऑफ अकबर। टोडरमल के अधीन अकबर के 15 सूबों के लिए 15 अन्य दीवान मनोनीत किए गए थे।
अब सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या था, ये 2 पॉइंट्स जो दिए हुए हैं आपके, कि जो राजा टोडरमल थे वो अकबर के वित्त मंत्री थे। उन्होंने एक नई प्रणाली लाई थी जिसको जब्त बोला जाता था, और एक दूसरी प्रणाली थी जो कराधान के लिए थी, यानी कि जो मेन आपको पढ़ना है वो टैक्सेशन पॉलिसी। तो पूछता क्वेश्चन में कैसे है कि टैक्सेशन पॉलिसी जो टोडरमल ने दिया था उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं दहशाला। या फिर क्वेश्चन आपका ये हो सकता है कि दहशाला कराधान प्रणाली किसने दिया था या किसने उसकी शुरुआत की थी, तो राजा टोडरमल। ये एक पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट उनका क्या था कि जो उनके रेवेन्यू कलेक्शन थे, यानी कि वो जो वसूली करते थे, जैसे पहले के जो राजा महाराजा मूवीज़ वगैरह देखते होंगे तो वहाँ पे दिखाता था कि वो ढिंडोरा पीटा जाता था, तो वहाँ पे था कि आप लोग आपके पास जो भी है वो कलेक्ट करवाते थे वो लोग। तो जो रेवेन्यू कलेक्शन का उनका सिस्टम था उसे कहा जाता था बंदोबस्त। तो ये एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाती है कि बंदोबस्त उनके किनके रेवेन्यू कलेक्शन का टेक्निक था, या फिर राजा टोडरमल के जो रेवेन्यू कलेक्शन का अरेंजमेंट था उसे किस नाम से जानते हैं, तो बंदोबस्त के नाम से। और इसके अलावा आपको और पढ़ना होगा तो विकिपीडिया पे आप सर्च करके आराम से उसको पढ़ लीजिएगा। इससे रिलेटेड आप चाहें तो नोट्स भी बना सकते हैं, क्योंकि 5 नंबर में ये क्वेश्चन पूछ सकता है, और मुझे नहीं लगता है कि इससे ज़्यादा कुछ और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कुछ था। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई हूँ। किसी चीज़ में डाउट होगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।